नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दरअसल भारत जनवरी 2026 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन यानी CSPOC की मेजबानी करने जा रहा है। इस सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और सोशल मीडिया के उपयोग पर विचार विमर्श होगा। CSPOC की मेजबानी संसदीय कूटनीति में भारत के नेतृत्व का संदेश है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सहयोग में भारत की जो अग्रणीय भूमिका है उसको दर्शाता है। CSPOC का सम्मेलन कई विषयों को लेकर महत्वपूर्ण है और संसदीय प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और सोशल मीडिया के उपयोग पर किस तरह से लोकतंत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है या हो सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य सस्मित पात्रा जी हमारे साथ इस समय हैं। सस्मित जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। और शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है संसदीय प्रक्रिया के लिहाज से, और खास तौर से जब हम बात राष्ट्रमंडल देशों की करते हैं उसके संसदों के जो अध्यक्ष हैं और पीठासीन अधिकारी हैं, उनका सम्मेलन दिल्ली में 14 से 16 जनवरी के बीच होने जा रहा है 2026 में। आप कैसे देखते हैं इस सम्मेलन को? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। इसके 2-3 कारण हैं जी। पहला कारण ये कि जब हम कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कॉमनवेल्थ की जो सोच रही है, वो एक कॉमन वेस्टमिंस्टर कॉन्सेप्ट से डेवलप करता है जिसमें कि हमारे संविधान का भी झलक है। कॉमनवेल्थ देश वो देश होते हैं, साधारण लोगों को जानना ज़रूरी है कि जो कि कॉलोनियल रूल में रहे हैं, ब्रिटिश के साथ, ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ जो कॉलोनियल रूल में रहे हैं जी, उन देशों को कॉमनवेल्थ बोला जाता है बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कॉमनवेल्थ ऑफ दैट मोनार्की पर से जी। कॉमनवेल्थ देशों में एक खासियत ये होती है कि क्योंकि हमारे पास कुछ कॉमन हमारा इतिहास है, चाहे हम लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने स्वाधीनता को हमने लाभ किया, भारत ने नॉन वायलेंस से, अहिंसा से, दूसरे राष्ट्रों ने अपने अपने हिसाब से, बट जो सोच रही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम और कैसे और मजबूत कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा बिंदु होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सब जानते हैं कि फरवरी में हमारे देश में AI ग्लोबल समिट होने जा रहा है, इम्पैक्ट समिट होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सारे विश्व से जितने सारे बड़े देश हैं और उनके प्रतिनिधि हैं और जितने सारे लार्ज टेक्नोलॉजी कॉरपोरेट्स हैं, सभी आने वाले हैं दिल्ली 18 और 19 फरवरी, 20 फरवरी। ये जो है एक ऐतिहासिक मौका होगा। उससे पहले कॉमनवेल्थ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और स्पीकर्स का ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये एक फाउंडेशन हमारे लिए ले करेगा कि जब हम फरवरी में AI ग्लोबल इम्पैक्ट समिट पे जाते हैं, उससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पार्लियामेंट्स को कैसे एनर्जाइज कर रहा है जी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को कैसे और बेहतर बना रहा है उनके कामों में, और जहाँ तक कि लेजिस्लेशन की बात आती है, एक्ट मेकिंग की बात आती है, उसको कैसे आगे ले जाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कारगर सिद्ध हो रहा है। आई थिंक ये एक बहुत प्रमुख मुद्दा है जो कि 15 और 16 जनवरी को हम देखने वाले हैं। तो आई एम श्योर इन सब इश्यूज को देखते हुए ये एक बहुत ऐतिहासिक मौका है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जाहिर तौर पे इस सम्मेलन का जो फोकस है वो AI को लेकर है, सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर। अगर बात मैं भारत की करूं, भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, जो इस तरह की कार्यशैली है, जो प्रक्रिया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। एक प्रकार से भारत संदेश देता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम अपनी संसद की बात करें, तमाम बदलाव पिछले 10 सालों में देश ने देखे हैं और संसद में भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, AI की दृष्टि से और सोशल मीडिया के उपयोग की दृष्टि से जो बदलाव हुए हैं, वो किस तरह के बदलाव हुए हैं? देखिए, 3-4 विषय हैं जो आपके पास में रखना चाहता हूं जी। पहला यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो ट्रांसलेशन, जो अनुवाद होता है, वो अब भारत में हमारे संसद ने करना शुरू कर दिया है। तो AI के माध्यम से आधारित अनुवाद, जो पुराने बहस रहे थे उनका डिजिटाइजेशन, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कर रहे हैं। दूसरा, जो संसद का वेबसाइट है, इसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग इनेबल कर रहे हैं
तो आप देखेंगे कि पहले समय में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ चाहिए होगा, डिबेट्स वगैरह, आपको बड़ा ढूंढना पड़ जाता था। अब इतने अच्छे सर्च इंजिन्स डेवलप किए गए हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि वेबसाइट नेविगेशन संसद का, उसके साथ जिस तरह से आप डेटा को आर्काइव कर सकते हैं और यू कैन ब्रिंग इट बैक, वो तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज़फुल हो रही हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अब हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी, हमारे प्रादेशिक भाषाओं में भी जो है ट्रांसलेशन शुरू कर चुके हैं, पेपर्स भी हो रहे हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान है। भाषिनी के बारे में बोलें या बाकी सारी विषयों के बारे में। और चौथा जो है, वास्तविक समय में जिस तरह का लाइव ट्रांसलेशन हो रहा है, अब आप पहले ही होता था तो कई दफ़े हम लोग ट्रांसलेटर्स के लिए वेट करते थे, फिजिकली वो लोग आएंगे, संताली का भाषा हो गया, कोई और भाषा हो गया, उसमें जो है आपको करना पड़ता था। अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें उतना इक्विप कर लिया है पार्लियामेंट को, हमारे देश का, कि लाइव ट्रांसलेशन जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हम एक्टिवेट करवा सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे भारत के संसद ने अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी इक्विप किया है। जी शस्मित जी, अगर आप एक बहुत सीनियर मेंबर हैं पार्लियामेंट के, जनप्रतिनिधि आप हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं या एआई उपयोग की बात की जाती है, उसका जन भागीदारी है, जन भागीदारी से जुड़े मुद्दे जो हैं, जनता से जो जड़े मुद्दे हैं, क्योंकि आप पब्लिक के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो ये जो टूल्स हैं इस प्रकार के सोशल मीडिया, एआई, किस तरह की भूमिका निभाते हैं आपके कामकाज में? पहला तो यह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत सारा, पहले क्या होता था कि डेटा को अगर कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो रिसर्च रहता था बैकएंड, बहुत हैवी रहता था। जैसे अभी बजट सेशन आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके लिए क्या किया है, अभी इतने सारे फॉर्मेट्स आ गए, एलएलएम्स आ गए हैं, वो इजीली डेटा को क्रंच करके आपको मीनिंगफुल डेटा बहुत जल्दी दे सकता है। पहले ये होता था कि अगर मान लीजिए हम लोगों को डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर चर्चा करनी है किसी एक विषय पर, 3-4 सालों का जो है बजट को हमको अनुध्यान करना पड़ता था, फाइनली उसका समराइजेशन करते थे। अभी उसको अगर आप अपलोड कर ले एक एलएलएम में, वही एलएलएम कई सारे डेटा को बहुत मीनिंगफुल बहुत कम समय में कर सकता है। इससे क्या होता है कि कई दफ़े जो समय लग जाता था रिसर्च में और कभी कभी चीज़ें चूक भी जाती थी, अब वो नहीं होता है। सोशल मीडिया की बात बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सोशल मीडिया में, जैसे मैंने अभी हाल ही में पिछले विंटर सेशन में मैंने एक एयरपोर्ट के लिए डिमांड रखा, हमारे प्रदेश उड़ीसा में रंगई लुंडा बोल के एक एयर स्ट्रिप है, और वहाँ पर मैंने बोला कि वो ब्रह्मपुर एयरपोर्ट है जो साउथ उड़ीसा में आता है, ब्रह्मपुर सिटी आता है, ब्रह्मपुर आता है, जहाँ से अगर आपको याद होगा श्री पीवी नरसिम्हा राव जी इलेक्ट होके आए थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे, वो मेरा क्षेत्र पड़ता है। और जब मैंने वो डिमांड रखा, मुझे कई सारे सुझाव और आए कि आपने एयरपोर्ट के बारे में तो लिखा, मगर हम चाहते हैं अब रेलवेज के बारे में, ये जो रेलवे रूट्स है ये अभी तक काम नहीं हो रहा, इस पे करिए। हाईवेज, ये चीज़ें अभी हुई नहीं है, ये करिए। ये मुझे कहाँ से आया? सोशल मीडिया से आया। तो जैसे ही मैंने पोस्ट किया अपना वो फॉर्मेट या अपना जो वीडियो पोस्ट किया, इमीडिएटली एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मेरे को सुझाव आने लगे, मुझे मेटा से फेसबुक पे सुझाव आने लगे, इंस्टा पे सुझाव आने लगे। तो सोशल मीडिया अभी आपको करीब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों से नहीं, पूरे 140 करोड़ जनता से जोड़ती है। कई बार जो है हम लोग कभी इश्यूज रेस करते थे गिग इकोनॉमी के ऊपर या जीएसटी के ऊपर, मुझे कई सुझाव देश विदेश से बहुत सारी जगहों से आए। जब मैं उड़ीसा का कोई एक विषय उठाता हूँ स्पेशल कैटेगरी का, हमारे उड़ीसा से जो गए हैं लोग, डायस्पोरा है, प्रवासी उड़िया है वहाँ पे पूरे विश्व में, उनसे मुझे मैसेजिंग आती है कि आपका नंबर दीजिए, हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कैसे इसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हम हैं, हम कई बार सोचते थे कि हम अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ऐसा नहीं है। देश विदेश में बैठे हुए हमारे प्रवासी भारतीय जो हैं वो अपनी आइडियाज़ हमें दे रहे हैं, जिससे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो सोच है और प्रखर हो रहा है। तो मुझे लगता है दिस इज अ ग्रेट कम्युनिकेशन टूल। जी, एक और मुद्दा बड़ा उभर के सामने आता है, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, खासतौर से संसदीय जो हम लोकतांत्रिक दृष्टि से संबंधों की बात करें, एक देश से दूसरे देशों के बीच, या जिस तरफ आपने इशारा किया, पूरी वैश्विक स्तर पर अब लोग जुड़ने लगे हैं, आपको सुझाव देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या टेक्नोलॉजी का और कोई जरिया हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि गरीबी का मुद्दा है या कुपोषण का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सतत विकास
की बात की जाती है, सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की जो बात की जाती है, उसमें ये एआई और सोशल मीडिया किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि हम वसुधैव कुटुंब का संदेश देते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में देखते हैं। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी दैट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत डेमोक्रेसी की जननी है जी। कई बार क्या होता था कि शिक्षा के कारण या टेक्नोलॉजी के एक्सेस के कारण कई दफ़े जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होता था वो वंचित रह जाते थे। अब मगर परिस्थिति भिन्न हो गई है। एआई कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, आज रीजनल लैंग्वेजेस में लोग अपनी बात रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर हुआ है। पहले क्या होता था, लिंगुआ फ्रैंका क्या था टेक्नोलॉजी का? अंग्रेजी। आप अंग्रेजी अगर नहीं जान सकते तो आप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं कर पाते थे। अब भारत और सारे विश्व में जो है, अभी एआई के प्रचलन की वजह से जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो है अपनी मातृभाषा में लोग उसको मैसेजिंग करना शुरू कर चुके हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। इसके वजह से चाहे आप सोशल मीडिया कहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिए, एंगेजमेंट जो रहता है आज एक किसान का वो आना शुरू हो गया, आज एक गृहिणी का वो आना शुरू हो गया, आज एक युवक का, एक छात्र का, वो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो अंग्रेजी ना जानता हो, वो हिंदी जानता हो, उड़िया जानता हो, मराठी जानता हो, बंगाली जानता हो, कोई भी भाषा जानता हो, आज वो एआई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी पढ़ाई बना सकता है। आज यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे, पहले ये था यूट्यूब सिर्फ अंग्रेजी, अगर आप 10-12 साल पहले चले जाएं, कंटेंट सिर्फ अंग्रेजी वाला आता था। आज कंटेंट सारे भाषाओं का। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के पास वो कोचिंग करियर आके दिल्ली में पढ़ने का मौका नहीं है। वो लोग अपने अपने प्रांतों में रहते हुए, अपने अपने छोटे शहरों में रहते हुए वो यूट्यूब के माध्यम से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एआई जनरेटेड आज कंटेंट बन रहा है जो कि टीचिंग कंटेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, एक आर्टिफिशियल एआई मॉडल है जो कि सारी चीज़ें पढ़ा रहा है। ना आज आपको इंसान चाहिए, ना आपको मटेरियल चाहिए, आपको एक एआई प्लेटफॉर्म चाहिए एंड यू हैव टू प्रोवाइड द डेटा। अपने आप वो एक पढ़ाई का नया जरिया बना रहा है। तो इसलिए आज चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो छात्रा छात्री हो, ये सब के लिए आज एआई और सोशल मीडिया बॉटम ऑफ द पिरामिड तक पहुंच चुका है। जी सचमुच जी, अगर मैं बात करूं आम जनता से जुड़े मुद्दों की, खासतौर से अगर खेती किसानी की बात मैं करूं, कृषि क्षेत्र की बात की जाए या डिजिटल इंडिया की बात की जाए, क्योंकि संसद में ऐसे मुद्दों पर काफी चर्चा होती है। आपने भी इन तमाम मुद्दों को उठाया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए एक आम आदमी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले 11 वर्षों में, चाहे बात कृषि की हो या दूसरे क्षेत्र की हो जीवन के, उसमें एआई और सोशल मीडिया इसने एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। जाहिर सी बात है, संसद में चर्चा होती है, संसद में कानून बनते हैं और वो आम जनता तक पहुंचते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि आज जो जागरूकता है सोशल मीडिया और एआई की वजह से और तेज गति से 140 करोड़ की जनता के पास पहुंच पा रही है। पहले यह था कि एक लिमिटेड तबके तक वो पहुंच पाता था, बट आज सोशल मीडिया ने और एआई ने क्या किया है, उसको ब्रॉड बेस कर दिया है। अगर मान लीजिए आप यहां पे कोई एक विधेयक ला रहे हैं, मान लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात मैं करूं, एमएसपी के ऊपर जब कोई चर्चा होती है और लगता है कि ये सिर्फ संसद में चर्चा नहीं, उसकी क्लिप्स बनती हैं और वो जो है ग्रास रूट का किसान भी जो है अपना व्यू देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मंडी पे अभी प्रोक्योरमेंट होता है, मंडियों में प्रोक्योरमेंट होता है। कहीं पर पहले ये होता था कि बाबू लोग जो बोलते थे ब्यूरोक्रेसी में, बोलते थे हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। अब क्या होता है, वो किसान जो है वो जाता है मंडी में, वो वीडियो बनाता अपना और बोलता है देखिए मंडी में बैठा हुआ हूँ, टोकन मिला है मगर मंडी में हमारे धान को उठा नहीं रहे हैं। इमीडिएटली वो जैसे ही पोस्ट करता है सोशल मीडिया के ऊपर, इमीडिएटली वो वायरलिंग शुरू हो जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता है और जो प्रशासन में लोग बैठे वो तत्पर हो रहे हैं। आज जो टूल जो है आज टेक्नोलॉजी ने दिया है, इस फोन के जरिए से एक 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 50 सेकंड का वीडियो जो है वो आज जो है वो पूरी जो व्यवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं झकझोरने का काम कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ द कॉमन मैन। आज जो चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी तबके के हों, आज उनके पास ये जो टूल बना है, आप देखिए जैसे करप्शन का मुद्दा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज करप्शन में जो है जितने ज़्यादा लोग आज विजिलेंस के जाल में फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हैं? आपने पैसे मांगे, मैं पैसे लेके गया, मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो कर लिया, बाहर आके मैंने देखा आपने पैसे मांगे। ये टेक्नोलॉजी है। तो अगर सरकार नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगा, एक आम आदमी के पास ये फ़ोन है, ये सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से वो इम्पैक्ट कर सकता है।
अरब स्प्रिंग की अगर बात करें, वो कहाँ से आया? सोशल प्रिंट मीडिया से आया। अगर आप कोई भी विषय के बारे में बात करें आज देश दुनिया में, सोशल मीडिया इज द मेन गेम चेंजर। और इसीलिए टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में और सशक्त करेंगे एक आम नागरिक को, और जवाबदेही बनाएंगे, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, या कोई भी संसद हो। एक सांसद के तौर पे मैं आपसे समझना चाहूँ कि जैसे एआई टूल्स हैं या सोशल मीडिया है, आप जब तैयारी करते हैं सदन में बोलने के किसी मुद्दे पर जो आम जनता से, आम लोगों से जुड़ा होता है, तो उसकी तैयारी में, रिसर्च वर्क में किस तरह से ये जो एआई है और सोशल मीडिया है भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, एक जैसे मैंने आपको साधारण विषय बताया कि पिछले विंटर सेशन में जो है मैंने ब्रह्मपुर एयरपोर्ट के लिए मैंने डिमांड रखा। बहुत सिंपल सा चीज़ था, 0 आवर में मैंने रखा। अब बहुत सारी डिमांड्स हैं, एक राज्य से आते हैं, राष्ट्र से आते हैं, वो मैंने क्यों रखा? जब मैं सोशल मीडिया में गया और मैंने जब ये बात रखी कि भाई ये चीज़ क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंने अपने मत रखे कुछ उसमें, बहुत सारे फीडबैक आया, बहुत सारा व्यूज़ आया कि आप इसको, ये जो है आपके पास ये सब, साउथ उड़ीसा में हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, आपके पास कोस्टल उड़ीसा में है, वेस्टर्न उड़ीसा पे है, तो जस्टिफिकेशंस आए। तो आज जब मैं एक्चुअली लोगों की आवाज़ रख रहा हूं, लोगों की आवाज़ मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्टली पहुंच रही है। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो डांट भी डायरेक्टली आती है सोशल मीडिया से। अगर कुछ सही हो रहा है उसको और बेहतर करने के लिए भी आम नागरिक जो है मुझे लिख रहा है वहाँ पे। अगर कोई पोस्टिंग हो रही है, कुछ लोग हैं वो ट्रोलिंग करेंगे, उससे बड़ी बात नहीं है, बट जो लोग सकारात्मक बोलने थे, ये आपने सही बताया, बट इसको और बेहतर ऐसे किया जा सकता है। आपने ये डिमांड रखा एयरपोर्ट का, मगर एयरपोर्ट के साथ रेलवेज और हाईवेज के भी बारे में सोचिए। एयरपोर्ट तो एक बहुत बड़ी विषय है, बट यहाँ पर जो है रोज़मर्रा के लिए हाईवेज हमारे काम नहीं कर रहे, तो ये हाईवे पर मैं जाता हूँ, इतने गड्ढे हैं, इसको ठीक करवाइए। तो एक आम आदमी जो है अपनी दिनचर्या में जब चलता है 20 किलोमीटर अपने घर के बाहर, वो अपनी समस्याएं जो है आपको डायरेक्टली बता सकता है। तो शायद एक सांसद होते हुए भी मेरे पास वो समस्याएं डायरेक्टली नहीं आ सकती थी। पहले ये होता था कि जो जनप्रतिनिधि होते थे वो गांव-गांव घूमते थे, सब कलेक्ट करते थे पिटीशंस। आज वो पिटीशन एक सोशल मीडिया पोस्ट पे आ जाता है। एक आदमी को गांव-गांव नहीं घूमना, समय नहीं लगता। अगर किसी को डायरेक्ट मैसेज करना है वो डीएम कर लेते हैं कि साहब हमारा ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हम आपके क्षेत्र से हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, हमारा जो है वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना, हमारा ये चीज़ नहीं हुआ, आप थोड़ा देखिए। तो आपके लिए ईजी होता है कनेक्ट करने के लिए और परेशानियाँ क्या हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है आपको रिसर्च वर्क करने के लिए, आपकी डिबेट्स के लिए। जब आपके पास 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले बिल आती है, उस बिल को समझना, सीखना, उसको डाइजेस्ट करना, इधर हाउस भी चल रहा है, और उसको पढ़ के तैयार करना, बैकग्राउंड डिटेल्स लेना, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बढ़िया चीज़ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, ग्रॉक आ गया, चैट जीपीटी आ गया, डीप सीक आ गया, जेमिनी है, इतने ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस है, परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे हैं। अगर आप किसी एक मॉडल को भी लें, उसमें से अगर आप आउटपुट लेते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए दूसरे मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो जो करीब 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, अब आधे घंटे में वही काम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक पार्लियामेंटेरियन का समय भी बचता है और क्वालिटेटिव इनपुट भी मिलता है। इसको एक सांसद जो है अपने डिबेट में हो या अपने इंटरवेंशंस में हो और बेहतर तरीके से रख सकता है। अगर मान लीजिए अचानक जो है एक इंटरवेंशन करना है मुझे शाम को 5 बजे, अचानक आ गया, बिल आ गया 12 बजे, तो मेरे पास उतना समय नहीं होता इंटरवेंशंस को तैयार करने के लिए। इसलिए आप एआई का इस्तेमाल करते हैं और वो आपको बहुत सारा डेटा देता है। हालांकि एक चीज़ में मैं ज़रूर कहूँगा, कई बार क्या होता है कि एआई के ऊपर 100% डिपेंडेंट होने से भी कई बार वो सिंथेटिक डेटा भी दे देता है। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल ये भी होना चाहिए कि हालांकि आप एआई से सारी चीज़ें ले रहे हैं, उसको वेरीफाई भी करिए। कई बार जो होता है 70-80% सही हो जाता है, कुछ डेटा, कुछ तथ्य जो है इधर उधर के हो सकते हैं। तो इसलिए उस पर भी थोड़ी सी नजर रखनी। जी बिल्कुल सचिन जी, अगर बात की जाए भारत की संसद की, तो भारत की संसद जो है और जनप्रतिनिधि जो हैं, जो सांसद सदस्य हैं हमारे, वो एआई के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधे कनेक्ट हुए हैं। पिछले 1 दशक की बात की जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और मुद्दों को कहा जाए तो एआई और सोशल मीडिया उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भारत की संसद में। ये बात ठीक है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत ने लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उस पर दुनिया को राह दिखाई है। इसी तरह एआई
और सोशल मीडिया के जरिए किस तरह लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। भारत की संसद जो है वो इसमें एक बदलाव का बहुत बड़ा उदाहरण है दुनिया के सामने। आप लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से संसदीय जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं या जो आयोजन है उनका जिस तरह से मेजबानी की है, चाहे P20 की मैं बात करूं और अब CSPOC की बात की जाए, वो संसदीय कूटनीति के लिहाज से भारत की जो लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है, उसे और मजबूत करती है। इस नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? मैं तो सोचता हूं कि भारत आज अगर संसदीय व्यवस्था में देखें, मैं IPU में भी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भी जाता हूं, अगर 2019 में भारत को एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह से देखा जाता था, आज भारत को एज अ लीडर देखा जाता है कि भारत क्या कह रहा है, वो क्या दिशा दे रहा है, उसके ऊपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज जो है चर्चा करना चाहती है। तो इसलिए भले वो कॉमनवेल्थ के बारे में हो, भले वो P20 के बारे में हो, भले वो और कोई भी जैसे डेलीगेशंस आते हैं उनके बारे में हो, बट भारतवर्ष में हमारी संसदीय व्यवस्था को आज पूरा विश्व जो है वो देखता है। और जो ये ग्लोबल इवेंट्स हम कर रहे हैं आज देश में, ये भी कहीं ना कहीं भारत की जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, हमारी जो हम कहते हैं इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको कहीं ना कहीं जो है और सकारात्मक रूप से पहुंचाती है। और जो डिस्कोर्स बनता है, जो चर्चा होगी, जो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स बनेंगी, वो पूरे विश्व को एक नया डायरेक्शन देगा। और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, तो भारत को वो जो कहते हैं ना, ऑन द ग्लोबल टेबल भारत जो है आगे बढ़ रहा है, आई थिंक ये उसकी ही निशानी है। और ये कह सकते हैं कि आज जब दुनिया टेक्नोलॉजी से युक्त है और नई नई टेक्नोलॉजी उभर के सामने आ रही है, तो AI और सोशल मीडिया के माध्यम से पर केंद्रित जो CSPOC का सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच, वो भारत के लोकतंत्र को और दुनिया को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शत्रुघ्न जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।